जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अमर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग जीएस सुधा बुक का अध्ययन कर रहे थे। उस बुक में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल तक पढ़ लिया था। आज हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल के बारे में। तो जिन लोगों को इस बुक की पीडीएफ चाहिए, जीएस सुधा बुक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को अमर स्टडी मित्र, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है, उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग है गुप्त काल का राजनैतिक विस्तार। गुप्त काल का राजनीतिक विस्तार देखेंगे तो गुप्त राजवंश इस काल में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में गुप्त राजवंश की स्थापना हुई। किसके रूप में? उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में। वही समय है जब नर्मदा से दक्षिण महाराष्ट्र में वाकाटक शक्ति की स्थापना हुई थी। वाकाटक वंश था जिसका संस्थापक बिंद शक्ति था और प्रवरसेन द्वितीय जो था इसका एक प्रतापी शासक माना जाता था, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय को अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तीसरी सदी तक कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया था। कुषाण साम्राज्य का एक इम्पोर्टेंट शासक था कनिष्क था, जिसने कनिष्क संवत की स्टार्ट की थी। और कनिष्क को किसके लिए माना जाता है? कनिष्क जो था बहुत ही अपनी जो बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण प्रदान किया था, इसके लिए कनिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। फिर बात आती है कि फिर कुछ समय के लिए उत्तर भारत में नागवंश का उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ? नागवंश का। तत्पश्चात गुप्त वंश का उद्भव होता है। नागवंश के बाद जो है गुप्त वंश का उद्भव होता है। इस वंश से निम्नलिखित महत्वपूर्ण शासक हुए। आइए देखते हैं गुप्त वंश से कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए। तो पहला नाम निकल के आता है श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त जिनका टाइम पीरियड है 240 से 280 ईस्वी तक। कब? 240 से 280 ईस्वी तक, लगभग 40 वर्ष का इनका शासनकाल देखने को मिलता है। तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त ने बंगाल और बिहार के कुछ भागों पर शासन किया। श्रीगुप्त ने स्वयं को केवल महाधिराज कहा, जिसे प्रतीत होता है कि वह स्थानीय स्तर का शक्तिशाली राजा था। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी श्रीगुप्त का उल्लेख किया है, जिसने श्रीगुप्त के द्वारा एक बौद्ध विहार बनवाने की बात कही है। इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो इससे संबंधित है, श्रीगुप्त के बारे में जिसने उल्लेख किया था। पेट में क्वेश्चन आया था एक बार कि फाहयान, वेनसांग, इत्सिंग ऐसे करके क्वेश्चन आए थे कि इनका टाइम पीरियड कैसा है, कौन सबसे पहले आया था। तो इसको याद रखिएगा, जो इत्सिंग थे, इत्सिंग ये चीनी यात्री, ये श्रीगुप्त के काल के बारे में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं घटोत्कच। दूसरा शासक घटोत्कच लगभग 280 से 319 ईस्वी तक शासन किए। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था के रूप में स्थापित हुआ। ये श्रीगुप्त का पुत्र था और उत्तराधिकारी था, इससे यही इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वयं को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन बनता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के हेतु लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप चंद्रगुप्त प्रथम को मगध, प्रयाग और संभवतः वैशाली जैसे क्षेत्रों पर अधिकार मिला था। पहले क्या होता था, जो शासक थे जो युद्ध नीति से अपने शासन व्यवस्था को बढ़ा नहीं पाते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाते थे, तो वे क्या थे, वे शादी करते थे, जैसे संबंध स्थापित करते थे दूसरे राजाओं के साथ, उनकी बेटियों से शादी करते थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। इस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम ने भी जो थी अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे? कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसके राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। गुप्त संवत का आरंभ कब माना जाता है? तो 319 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भी महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं गुप्त वंश से। तो इसने जो था विभिन्न चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया। इसने उत्तर पश्चिम के गणतंत्रों को समाप्त किया तथा दक्षिण में अभियान करके 12 राज्यों को जीता। क्या किया था? 12 राज्यों को जीता था, जिसमें पल्लो शासक भी शामिल था। इसने
राज्यों को भी पराजित किया। समुद्रगुप्त एक महान शासक था। दरबारी लेखक हरिशेर ने उसकी विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया था। किसमें किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के उल्लेख मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिशेर। हरिशेर किसका दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका कार्यकाल है 380 से 415 ईस्वी तक। ठीक है, दिल्ली स्थित मेहरौली अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि चंद्र नामक शासक ने, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से हुई है, ये जो चंद्र नामक शासक था, उसने पश्चिम में सिंधु नदी तक तथा पूर्व में बंगाल तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए तथा उसके मंत्री वीरसेन ने मालवा में उदयगिरि के निकट एक विष्णु मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो मालवा में उदयगिरि के निकट जो था एक विष्णु मंदिर बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में देखेंगे। इनका टाइम पीरियड है 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे उनका पुत्र कुमारगुप्त था। और कुमारगुप्त प्रथम को गुप्त वंश में सबसे लंबे और स्थिर शासन का श्रेय जाता है। सबसे लंबा शासन इसका था। इसका देखने पर ही पता चल रहा है कि इसका जो था 40 साल इसका शासन था। 415 से 455 ईस्वी तक इसका शासन था। और इसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, किसने कराया था? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अपने शासन के अंतिम वर्षों में कुमारगुप्त प्रथम को हुड़ों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था। हुड़ों का आक्रमण भी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में देखने को मिलता है। फिर आते हैं स्कंदगुप्त। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। इसके काल में भारत पर हुड़ों का पहला आक्रमण हुआ। उसने उस आक्रमण को विफल बना दिया। उदाहरण, इसके जूनागढ़ अभिलेख में म्लेच्छों को पराजित करने का दावा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आगे 6वीं सदी में के मध्य में गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया और उसने कब्र पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण राज्य स्थापित हुए। थानेश्वर में पुष्यभूति, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इस तरह के वंश देखने को मिलते हैं। फिर कन्नौज में मौखरी, हरिवर्मन, आदिवर्मन, ईश्वरमन और वल्लभी में मैत्रक। उत्तर गुप्त की एक शाखा मालवा में तथा दूसरी शाखा मगध में भट्टारक, धनरेश और ध्रुसेन ऐसे फैल गई। फिर बंगाल में गौड़ क्षेत्र में शशांक का राज। इस तरह के तरीके से जो गुप्त साम्राज्य था उसको जब विलय हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है, तो उसके कब्र पर यानी कि उसके ऊपर ये निम्नलिखित शासन व्यवस्थाएं चली। उसमें एक पुष्यभूति, हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन जो थानेश्वर में था, ये शासन चलिए। फिर कन्नौज में मौखरी वंश आया जिसमें हरिवर्मन, आदिवर्मन, ईमानवर्मन आए। वल्लभी में मैत्रक वंश आया जिसमें उत्तर गुप्त की एक शाखा का मालवा में तथा दूसरी शाखा का मगध में हो गया। ठीक है, फिर बंगाल में गौड़ क्षेत्र में शशांक का राज्य देखने को मिलता है। इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गुप्त काल का प्रशासनिक विस्तार। अब गुप्त काल के प्रशासनिक विस्तार को हम लोग देखेंगे तो इस काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण का ह्रास देखने को मिलता है। यानी कि केंद्रीकरण जो था वो कम देखने को मिलता है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है, जिसके निम्नलिखित उदाहरण है। पहला क्या था कि राजा के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की जाती थी, जैसे परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज आदि। इसी प्रकार की राजा की तुलना देवता से की जाती थी, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में राजा की तुलना वरुण, यम तथा कुबेर से की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि केंद्रीय प्रशासन में अधिकारियों का पद वंशानुगत होने लगा और एक ही अधिकारी को एक से अधिक पद पर दिए जाने लगे। यानी कि जो अधिकारियों का पद था वो वंशानुगत होने लगा। वंशानुगत का मतलब होता है कि उसी के परिवार से उसके बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे, उसके बेटे के बेटे, इस तरीके से अधिकारियों के पद का आवंटन होने लगा और एक ही अधिकारी को कई पद मिलने लगे। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ बातें देखने को मिलती है। फिर क्या आता है कि कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी जो गुप्त वंश से संबंधित हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। कुमारा मात्य, इनको क्या कहा जाता है? ये अधिकारियों का समूह होता था, कुमारा मात्य जिसको कहा जाता था। फिर एक दंड नायक एवं महादंड नायक होता था जो न्यायिक कार्य करते थे। ठीक है,
बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत ये सेना नायक होते थे। संध विग्रहिक ये विदेश विभाग संभालते थे। और प्रतिहार एवं महाप्रतिहार ये राजमहल का रक्षक माना जाता था। ठीक है, फिर बात आता है विनय स्थिति और स्थापक का। ये धार्मिक कार्य कराने के लिए धार्मिक गुरु माने जाते थे। विनय स्थितिक और स्थापक जो थे ये धार्मिक कार्य कराते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रांतीय इकाई को भुक्ति कहा जाता है। भुक्ति कहा जाता है तथा उसे ऊपरिक महाराज के अधीन रखा जाता था। ऊपरिक महाराज के अधीन रखा जाता था। फिर चौथा पॉइंट है जिले को विषय कहा जाता था तथा इसे विषयपति अथवा कुमारामात्य अधिकारी के अंतर्गत रखा जाता था। कुमारामात्य किसे कहा जाता था? अधिकारियों का समूह होता था कुमारामात्य, और उसी के अंतर्गत जो था ये विषयपति अथवा जो विषय था जिले को विषय कहा जाता था उसको कुमारामात्य के अंतर्गत रखा जाता था। फिर पॉइंट आता है कि जिला के नीचे गांव के समूह को विधि कहा जाता था। विधि क्या? विधि कहा जाता था, उसे विधि महालय नामक अधिकारी के अंतर्गत रखा जाता। ये गांव का समूह था। क्या था? गांव का समूह था जो जिला से नीचे माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव था जो महत्तर नामक अधिकारी के अंतर्गत होता था। किसके अंतर्गत? महत्तर नामक। फिर अगला पॉइंट आता है कि गुप्तकालीन प्रशासन में क्षेत्रीय स्तर के प्रशासन में क्षेत्रीय तत्वों की भागीदारी भी देखने को मिलती। क्षेत्रीय तत्वों की भागीदारी देखने को मिलती। क्षेत्रीय तत्व का मतलब होता था जैसे जिला स्तर पर विषय अधिकारी अधिकरण, नगर प्रशासन में अधिस्थानाधिकरण नामक संस्था, उसके बाद नगर श्रेष्ठी सार्थवा जो व्यापारियों का प्रधान होता था, प्रथम कुलिक जो शिल्पियों का प्रधान होता था, और प्रथम कायस्थ जो लिपिकों का प्रधान होता था। ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम देखने को मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि 5वीं सदी में दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार भी सौंपे जाने लगे। किसको? दान ग्रहीता को। ठीक है, फिर गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं कि गुप्त काल की आर्थिक संरचना कैसी थी, किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर होती थी, किस तरीके से वहाँ पर धन आदि वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, पॉइंट बनता है कि इस काल में भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था। भूमि अनुदान का मतलब हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था कि जो था भूमियों का दान देने लगे थे। ठीक है, शक राजा भूमियों का दान देने लगे थे, वहीं से भूमि अनुदान की एक परंपरा स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद यहाँ भी भूमि अनुदान को देखने को मिलता है जिसमें कृषि अर्थव्यवस्था का प्रचार हो रहा था। ठीक है, एवं राज्य के द्वारा सिंचाई का भी कार्य किया गया। उदाहरणतः स्कंदगुप्त के कार्य में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई। सुदर्शन झील, यहाँ भी सुदर्शन झील देखने को मिलता है। हम लोगों ने शक राजाओं में भी पढ़ा था सुदर्शन झील के बारे में। ठीक है, फिर अमर सिंह ने अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि की चर्चा मिलती है। अमर सिंह की एक पुस्तक है, उनकी कृति है अमरकोश, उसमें जो थे 12 प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है। फिर आता है वात्सायन के कामसूत्र। ये वात्सायन की एक पुस्तक है कामसूत्र। ठीक है, याद रखेंगे जितने भी बुक्स के नाम आ रहे हैं उन लोगों को आप याद रखेंगे, उनको नोट करते चलेंगे। जैसे अमर सिंह की अमरकोश, वात्सायन की कामसूत्र, ऐसे ऐसे इतिहास से संबंधित कल्हड़ की राजतरंगिणी, जितने भी किताब देखने को मिलेंगे, जितने भी बुक्स देखने को मिलेंगे, आप उसको एक जगह नोट करके रखिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को रिविजन करने में आसानी होगी। क्या दिया था? वात्सायन के कामसूत्र में समृद्ध नगरीय जीवन की चर्चा मिलती है। उसी प्रकार चीनी यात्री फाहयान के मध्य देश एवं पाटलिपुत्र की समृद्धि चर्चा की है। गुप्त काल की सामाजिक संरचना। अब हम लोग गुप्त काल की सामाजिक संरचना को देखेंगे कि कैसी सामाजिक संरचना थी। समाज के साथ गुप्त वंश का क्या कैसे रोल था, किस तरीके से गुप्त वंश समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित करने में सक्षम हुआ था। ठीक है, गुप्त संभवतः गैर क्षत्रिय थे। क्या थे? ये गैर क्षत्रिय राजा थे, अतः इन्हें वैध स्थिति प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के समर्थन की जरूरत हुई। इसलिए गुप्त काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ। इस कारण से वर्ण एवं जाति की जटिलता बढ़ गई। देखने को मिलता है सामाजिक व्यवस्था में जो था गुप्त काल में जाति एवं वर्ण की जटिलता बढ़ गई थी, क्योंकि जो गुप्त काल के जो शासक थे वो गैर क्षत्रिय थे। अब वो गैर क्षत्रिय थे तो उनको साम्राज्य में कुछ भी करना था तो ब्राह्मणों का समर्थन उनके लिए जरूरी था। इसीलिए वे लोग जो था ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ, ब्राह्मणों का संरक्षण प्रदान किए, जिसके फलस्वरूप वर्ण एवं जाति की जटिलता बढ़ गई। ठीक है, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं आइए देखते हैं। नंबर 1, इसमें जो था ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर बल दिया गया, यानी कि वही ऊपर जो बात बोली कि ब्राह्मणों का ये गैर ब्राह्मण थे इसलिए गैर क्षत्रिय थे इसलिए ब्राह्मणों का संरक्षण दिए, जिससे ब्राह्मणों का विशेषाधिकार बढ़ गया, इनका बल बढ़ गया। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण की बेहतर स्थिति बनी रही। ठीक, नेक्स्ट है वैश्यों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई, जबकि शूद्रों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ।
याज्ञवल्क्य की स्मृति में शूद्रों को कृषक कहा गया तथा उन्हें यज्ञ करने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है महिलाओं की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप में गिरावट आई। गुप्तकालीन ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। उसी प्रकार कालिदास के मेघदूतम से देवदासी प्रथा की सूचना मिलती है। क्या हुआ, गुप्त काल में महिलाओं की दशा जो थी वो पहले के स्वरूप जब तुलना की जाए तो उसके अनुसार गिरावट आई महिलाओं की दशा में। महिलाओं की सामाजिक दशा ऐसी हो गई कि जो था गुप्तकालीन ऐरण अभिलेख जो देखने को मिलता है उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है और कालिदास के मेघदूत में देवदासी प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, इसकी सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अछूतों के लिए अस्पृश्य शब्द का प्रयोग करने वाला पहला स्मृतिकार कात्यायन था। कात्यायन के अनुसार मिलता है कि जो अछूतों के लिए अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है पहली बार याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थ जाति का विवरण मिलता है, वह लिपिक वर्ग से संबंधित था। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। अब गुप्त काल की कला के बारे में देखेंगे। गुप्त काल को वैसे भारतीय कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, गुप्त काल को अब देखते हैं किस तरीके से उसको स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकालीन धर्म मूलतः ब्राह्मणवादी पंथों से प्रेरित रहा था क्योंकि इस काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ था। यह एक प्रमुख कारण है कि इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया और उनमें ब्राह्मण देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई। इस काल में भी कला को व्यापक सामाजिक आधार प्राप्त हुआ क्योंकि राजाओं के अतिरिक्त कुलीन एवं व्यापारियों ने भी कला को संरक्षण दिया। सबसे बढ़कर इस काल को कला की कुछ विशिष्ट शैलियों जैसे मूर्तिकला एवं चित्रकला ने शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किए। ठीक है, जैसे माना जाता है कि गुप्त काल में जब ब्राह्मणवादी पंथों से ज़्यादा प्रेरित हुआ था तो इस समय में ब्राह्मणवादी मंदिरों का निर्माण ज़्यादा हुआ और उसमें जो था ब्राह्मण देवताओं को स्थापित किया गया, जिसके फलस्वरूप ये गुप्त काल में इस तरीके से मूर्तिकला और चित्रकला विशिष्ट शैलियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, फिर स्थापत्य कला की बात करते हैं। स्थापत्य कला मंदिर निर्माण कला है। इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर प्रायः दो प्रकार दिखते हैं, इमारती मंदिर अथवा स्वतंत्र रूप से निर्मित। एक मंदिर होता था जो इमारती मंदिर होता था और स्वतंत्र रूप से निर्मित होता था। अधिकांश मंदिर इमारती मंदिर में ही उदाहरण है। इसमें सामग्री कहीं दूर से लाई जाती थी और फिर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इमारती मंदिर पत्थर एवं ईंटों दोनों से निर्मित दिखते हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर, ये कुछ निम्नलिखित मंदिर हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है कि एकाश्म मंदिर का, या फिर जो पहाड़ों को काट कर निर्मित किए गए थे। जैसे पहले प्रकार की जो मंदिर थी इसका क्या नाम था, इमारती मंदिर। इसमें क्या होता था, इसमें स्वतंत्र रूप से बाहर से मिट्टी आती थी, बाहर से ईंट आते थे, सामग्रियाँ बाहर से आती थी कहीं दूसरी जगह से, फिर मंदिरों का निर्माण होता था। फिर एक एकाश्म मंदिर जिसको पहाड़ों को काट कर बनाया जाता था। इन मंदिरों का निर्माण जो था पहाड़ों को काट कर किया जाता था। क्या है इसमें, ऐसा उदाहरण हमें ब्राह्मण मंदिर एवं बौद्ध मंदिर दोनों में मिलता है। ब्राह्मण मंदिर का उदाहरण है जैसे उदयगिरि का विष्णु वराह मंदिर, ठीक है, और अजंता का बौद्ध मंदिर। ये मंदिर जो थे ये वही गुफाओं को ही काट कर मंदिर बनाया गया था, पहाड़ों को काट कर गुफाओं के माध्यम से मंदिर का निर्माण किया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बढ़कर गुप्तकालीन स्थापत्य ने स्थापत्य की नागर शैली की आधारभूत संरचना विकसित की। प्रायः मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था तथा उसके चारों ओर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी। फिर पॉइंट निकल के आता है कि मंदिर के मुख्य कक्ष को गर्भगृह कहते थे। इसमें देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ छत विहीन होता था। मंदिर का आंतरिक भाग सादा जबकि बाह्य भाग अलंकृत होता था। सामान्यतः मंदिर की छत सपाट होती थी, परंतु देवगढ़ के दशावतार मंदिर में एक शिखर निर्माण में दिशा भी प्रयत्न दिखने को मिलते हैं, यानी कि दिशा में भी प्रयत्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह सत्य है कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला का ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्यतः प्रभाव रहा था, परंतु बौद्ध पंथ के प्रभावों को भी हम पूर्णतः नकार नहीं सकते, क्योंकि जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला थी उसमें ब्राह्मण ग्रंथों का तो प्रभाव देखने को मिलता है, साथ ही साथ बौद्ध पंथों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए हम बौद्ध पंथ के प्रभाव को नकार नहीं सकते। इस काल में स्तूप निर्माण का भी उदाहरण बनारस के निकट धाम्यक स्तूप, बनारस के सारनाथ में धाम्यक स्तूप का भी उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि बनारस के सारनाथ में स्थित है। आप लोग आइएगा कभी बनारस में, मैं तो हूँ बनारस में, यहीं पास में है
तो दिखाने लेकर चलूँगा आप लोगों को, तो आप लोग कभी आइए। यह पूर्व के स्तूपों से बनावट में अलग है। जहाँ पहले स्तूप अर्धवृत्ताकार बनते थे, वहीं धार्मिक स्तूप की बनावट गोलाकार है। स्तूप के अतिरिक्त हमें अजंता में बौद्ध मंदिर के भी उदाहरण मिल जाते हैं, जिन्हें चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। ठीक है। फिर स्थापत्य कला की 3 शैलियाँ थी। कौन कौन सी? नागर शैली, द्रविड़ शैली और ब्रेसर शैली। ये जो थी, ये गुप्त वंश में 3 शैलियाँ प्रचलन में आई थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और ब्रेसर शैली। हम लोग आगे भी पढ़े थे एक बार, नागर शैली और कौन सी शैली थी, और हम लोग मथुरा शैली और एक शैली और थी, ऐसे हम लोग ने आगे पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर गुप्त काल में ये 3 शैलियाँ मुख्यतः देखने को मिलती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और ब्रेसर शैली। नागर शैली के मंदिर सामान्यतः उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक स्थापित हैं। वहीं द्रविड़ शैली के स्थापत्य कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अवस्थित है। इनसे पृथक ब्रेसर शैली के स्थापत्य उत्तर दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच के भूभाग में स्थापित किए गए थे। कहाँ कहाँ? देखिए, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण और उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक स्थापित है नागर शैली। और द्रविड़ शैली जो थी, कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो भी क्षेत्र अवस्थित है, वहाँ द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जो थी ब्रेसर शैली, ये उत्तर दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच के भूभाग में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः भौगोलिक विभाजन का यही रूप हमें देखने को मिलता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। ठीक है। नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं। नागर शैली के मंदिरों की आधारभूत संरचना गुप्त स्थापत्य ने तैयार किया, परंतु उनका वास्तविक विकास राजपूत काल में देखने को मिलता है। वास्तविक विकास कब हुआ था? राजपूत काल में इनका वास्तविक विकास नागर शैली के मंदिरों को देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजपूत शासकों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण किया गया, जैसे उड़ीसा, मध्य भारत में कालिंजर, महोबा का खजुराहो आदि। इसके अतिरिक्त क्या था? गुजरात एवं राजस्थान में भी बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है। हालांकि नागर शैली की बनावट में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, फिर भी इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामान्यतः मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। चारों ओर से वहां चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी या बनी होती थी। कैसी होती थी? ऊंचा चबूतरा बना होता था और उसके चारों ओर सीढ़ी बनी, जैसे ऐसे चबूतरा बनता था, फिर इसके ऊपर मंदिरें बनती थी। ठीक है। इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ रहती थी, चारों तरफ से इस पर चढ़ने के लिए सोर्स रहते थे। ठीक है। फिर है, मंदिर की बनावट सामान्यतः वर्गाकार होती थी। कैसी होती थी? वर्गाकार होती थी, तथा उसकी प्रत्येक भुजा से उठानी निकली थी तथा ऊपर जाते समय वह वक्री शिखर का रूप ले लेती थी। इसे वक्री शिखर भी कहा जाता था। शिखर के ऊपर आमलक का निर्माण किया जाता था तथा उसके ऊपर कलश होता था। ठीक है। इस तरह का मंदिर देखने को मिलता है। उड़ीसा में मंदिर के सामने जगमोहन का निर्माण किया जाता था। जगमोहन। ठीक है। नागर शैली में कुछ विकसित मंदिरों के अलंकरण के लिए मुख्य शिखर के साथ गौड़ शिखरों का निर्माण किया जाता था। इन्हें गुरु सिंह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरु सिंह। ठीक है। नेक्स्ट आता है, सामान्यतः नागर शैली के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ छत विहीन होता था। कैसा होता था? छत विहीन होता था। जैसे जो जहाँ मूर्ति स्थापित उसके किनारे किनारे एक प्रदक्षिणा पथ होता था जो छत विहीन होता था। ठीक है। नागर शैली के अधिक विकसित मंदिर में नियोजन किया जाता था। क्या किया जाता था? नियोजन किया जाता था। फिर द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कैसी थी? द्रविड़ शैली स्थापत्य शैली की आधारभूत संरचना पल्लव वंश के शासकों ने तैयार की थी। फिर इसके आगे का विकास चोल काल, विजयनगर काल एवं पांड्य काल में मदुरई शैली के मंदिर के रूप में देखने को मिलता है। पल्लव शासकों के अधीन स्थापत्य की 4 शैलियाँ विकसित हुई, जैसे महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। ठीक है। महेंद्र वर्मन शैली क्या है? इसके अंतर्गत मंडप प्रकार के मंदिरों का निर्माण होगा। मंडप का अर्थ है स्तंभ युक्त बरामदा का निर्माण, अर्थात पहाड़ को काटकर स्तंभ युक्त बरामदा बनाया गया तथा उसकी दीवार पर मूर्तियां स्थापित की गई। ठीक है। ये था महेंद्र वर्मन शैली। ठीक है। आगे देखते हैं, मंडप प्रकार के मंदिर एकाश मंदिर या पहाड़ काटकर बनाए गए हैं मंदिर का उदाहरण है। पहाड़ काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, नरसिंह वर्मन शैली में मंडप प्रकार के मंदिर बनाए जाते रहे, परंतु इस काल में रथ प्रकार के मंदिरों का निर्माण भी देखने को मिलता है। जहां मंडप प्रकार के मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे, वहीं रथ के मंदिर पहाड़ को तराश कर बनाए गए थे। ठीक है। रथ की तरह मंदिरों का निर्माण किया गया था और पहाड़ों को काट के तराश कर इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है
क्योंकि इनका आकार रथ प्रकार का है, अतः इन्हें रथ प्रकार मंदिर भी कहा जाता था। कुल 8 रथ निर्मित हुए थे जो निम्नवत है: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ, पिडारी रथ और बैल्युकुट्टी रथ। ये निम्नलिखित 8 प्रकार के रथों का निर्माण जो कि देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य सिंह वर्मन शैली। इस शैली में पहाड़ को काटकर मंदिर बनाए जाते रहे, परंतु इस काल में इमारती मंदिर अथवा स्वतंत्र रूप से भी मंदिर का निर्माण होता रहा है। इमारती मंदिर वही मंदिर जो हमने बताया था कि बाहर से ईंट पत्थर और जो भी उसमें उपयुक्त वस्तुएं लगती थी उनको बाहर से ले आकर मंदिर का निर्माण करते थे। ठीक है, इसका पहला उदाहरण महाबलीपुरम तटीय मंदिर, जहाँ से स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए जाने की शुरुआत हुई। और इस मंदिर में द्रविड़ शैली की आधारभूत विशेषताएं प्रकट होती हैं, जैसे स्तंभ, मंडप, विमान, शिखर। द्रविड़ शैली में खंडीय शिखर बनाए जाते थे। इसे पिरामिडनुमा शिखर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक मंजिल पर शिखर था और फिर शिखर के ऊपर स्तूपिका का निर्माण किया जाता था। शिखर के ऊपर स्तूपिका का निर्माण किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चोलों के अधीन द्रविड़ स्थापत्य का बेहतर विकास देखने को मिलता है। इस काल में मंडप, विमान, स्तूपिका का निर्माण होता रहा। सबसे बढ़कर एक नई शैली के रूप में गोपुरम का निर्माण होने लगा और उसे अत्यधिक अलंकृत बनाया जाने लगा। वैसे तो चोल काल में अनेक मंदिरों का उदाहरण है, परंतु इनमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर अपने निर्माण में अद्वितीय है। ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर में बहुखंडीय शिखरों का निर्माण किया गया और उसमें 8 टन भी स्तूपिका स्थापित की गई तथा भव्य गोपुरम का निर्माण किया गया। अतः किसी आलोचक ने सच ही कहा था कि चोल शासकों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की भांति तराशा था। ठीक है, क्या कहा गया था कि चोल शासकों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की भांति तराशा। जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको इस तरीके से उसको तराशा गया, इस तरीके से उसमें स्थापत्य कला देखने को मिलती है कि जिससे आलोचक कहते हैं कि चोल शासकों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह तराशा था। ठीक है, नेक्स्ट है बेसर शैली की आधारभूत संरचना चालुक्य कला ने तैयार की। चालुक्यों ने अधीन नागर एवं द्रविड़ की प्रथम शैली में मंदिर बनते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आगे। राष्ट्रकूट एवं उत्तरवर्ती चालुक्यों ने समय दोनों शैलियों के बीच सामंजस्य हुआ, फिर बेसर शैली का विकास हुआ। इसे संकर शैली भी कहा जाता है। होयसल शासकों के मंदिर भी बेसर शैली अथवा कर्नाटक शैली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बेसर शैली की आधारभूत संरचना द्रविड़ शैली ने तैयार की, जैसे मंडप अथवा शिखर का निर्माण, परंतु इस नागर शैली का भी प्रभाव देखा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। मंदिर की दीवार पर रथ का नियोजन छत विहीन और प्रदक्षिणा पथ स्थापत्य में ताक का नियोजन करता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है गुप्त काल की मूर्तिकला। गुप्तकालीन मूर्तिकला कैसी थी, किस तरीके की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था गुप्त काल में। तो एक सारनाथ शैली निकल के आती, सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस के पास में है। तो गुप्त काल में मूर्तिकला ने शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किया, अर्थात इस काल में मूर्ति निर्माण कला विकास के उस स्तर पर पहुंच गई जो आगे आने वाले युग में मूर्तिकला की शैली को प्रभावित करने लगी थी। इस स्तर इतना ऊंचा हो गया था कि आने वाले युग में मूर्तिकला की शैली को प्रभावित करने लगा सारनाथ शैली। ठीक है, गुप्तकालीन मूर्तिकला ने मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव छोड़ा। इस काल में मथुरा शैली व गांधार शैली के बीच समन्वय के परिणाम स्वरूप सारनाथ शैली का विकास हुआ। गांधार शैली और मथुरा शैली के समन्वय के फलस्वरूप जो था ये सारनाथ शैली का विकास हुआ था। ठीक है, इसके बीच इस शैली के अंतर्गत मूर्ति निर्माण कहीं अधिक प्रौढ़ हो गई और इसमें शारीरिक बनावट के साथ साथ बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता भी दर्शाई जाने लगी। मूर्ति के मुख पर विविध भाव भंगिमाओं के साथ साथ आभा मंडल का भी चित्र होने लगा था। जो गांधार शैली थी उसमें जो था मुख पर ज़्यादातर विशेष बल दिया जाता था। मुख पर जो थी मुख के शरीर की बनावट के फलस्वरूप जो मथुरा शैली थी उसमें शरीर बनावट पे ज़्यादा विशेष बल दिया जाता था, लेकिन जो गांधार शैली थी उसमें मुख पे भाव भंगिमा का इसका ज़्यादा जो था आभा मंडल का इसका ज़्यादा जोर दिया जाता था। और यही चीज़ जो थी सारनाथ शैली में देखने को मिलती है, जो मथुरा शैली और गांधार शैली का समन्वय के रूप में निकलता कि दोनों का मिक्सअप देखने को मिलता है सारनाथ शैली में। ठीक है, इस तरीके से आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप। मेहनत तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, लेकिन और मेहनत करूँगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।